हिंदी साहित्य की कहानियों की श्रृंखला में एक कड़ी और जोड़ते हैं और आज सुनते हैं हिंदी साहित्य की वरिष्ठ और प्रतिनिधि लेखिका सुधा अरोड़ा जी की लिखी हुई उनकी एक प्रसिद्ध कहानी बुद्ध जब बोलते हैं। तो शुरू करें कहानी बुद्ध जब बोलते हैं। इस घर में चूहे ही चूहे हैं, इंसान यहाँ रहे कैसे? पापा पहले खींच कर बोलते हैं, फिर बुदबुदाते हैं, आखिर चूहे आते क्यों हैं? कभी सोचा है? जब घर गंदगी से अटा-पटा रहता है तब। पापा हमेशा दांत पीसते हुए ही क्यों बोलते हैं, समझ में नहीं आता, पर शब्द हैं कि अंदर नहीं पिसते, बाहर आते हैं और घर की सारी पुरानी धूल खाई चीज़ों पर उफनने लगते हैं। पता नहीं इस उफान का इस दीवार से कोई कनेक्शन है। क्यों मेरी निगाह दीवार पर टंगी सिद्धार्थ भैया की तस्वीर पर चली जाती है? एक तस्वीर जिस पर माला टंगी होने भर से उसके सारे रंग बदल जाते हैं। तस्वीर की आंखों में नमी दिखने लगती है। उस तस्वीर के इर्द गिर्द गोलाकार में एक प्रभामंडल खिंचाता है और मन में आता है कि तस्वीर के होंठ अभी हिलें और कुछ बोलें, पर फ्रेम के अंदर से तस्वीरें कहाँ बोलती हैं। 10 साल पुरानी तस्वीर है भैया की, पर इस पर कभी धूल नहीं देखी। बाकी पूरे घर की साफ़ सफाई में माँ की कोई दिलचस्पी नहीं। भैया के सामान पर भी धूल जमी दिख जाती है, उनके गिटार पर, उनके आधे अधूरे कैनवस पर, अलमारी में बंद उनके रंग और ब्रश पर, संगीत की उनकी किताबों पर, उनके सारे साजो सामान पर। अलमारी के किवाड़ के अंदर उनके लगाए पोस्टर तक पीले और बदरंग हो चले हैं। उनके किनारे उखड़ने लगे हैं, पर वे हैं वहीं। पापा इनके बारे में कभी कुछ नहीं कहते, और जब कहते हैं तो दांत भींच कर ही कहते हैं। जो कहते हैं उसका मतलब ये होता है कि घर का कोई भी पुराना फटफटा चुका सामान भी माँ बाहर नहीं फेंकती, सहेज सहेज कर रखती जाती हैं और घर धीरे धीरे एक कबाड़ में बदलता जा रहा है। और ऐसे कबाड़ में चूहे नहीं आएंगे तो क्या तितलियाँ आएंगी? अभिजीत, आज देर मत करना, समय पर पहुंचना है वहाँ। पापा के याद दिलाने से पहले ही माँ मुझे बता चुकी थी कि आज अपने जन्मदिन वाले कपड़े निकाल लेना, वही पहनना, और कार्डिगन ज़रूर ले लेना, खुले फार्म हाउस में ठंड लगेगी। जी, मैं भीतर से चहक उठा था, इसलिए नहीं कि अच्छे कपड़े पहनकर सज धज कर हम आउटिंग पर जा रहे हैं। वैसे तो मुझे दोस्तों के साथ अपने बरमूडा या रिप्ड जीन्स में बाहर जाकर धमाल करना ज़्यादा पसंद है, बजाय इसके कि माँ पापा के साथ राजा बेटा बनकर सलीके से चलूं। जोर से हंसने पर या झूम झूम कर टेढ़ा चलने पर भी जहाँ पाबंदी हो। हर बड़े बुजुर्ग को झुककर प्रणाम करने की जगह अगर गलती से हाय या हेलो अंकल बोल दिया तो अपनी खैर नहीं। पापा के साथ चलते हुए मुझे हमेशा अटेंशन की मुद्रा में रहना पड़ता है। मेरी चहक की असली वजह है कि माँ जरा ढंग के कपड़े पहनकर बाहर निकलेंगी। घर में तो माँ ऐसे कपड़े पहने रहती हैं कि उनसे साफ तो हमारी लक्ष्मी ताई दिखती हैं। साफ़ सुथरी चमकदार साड़ी और कान में चमकते सोने के बुंदे और कलाई भर भर लाल हरी चूड़ियाँ। आज हम सब मेहता अंकल के बेटे की शादी में जा रहे हैं, माँ भी चलेंगी। अक्सर माँ कहीं भी जाने से सीधे मना ही कर देती हैं। जहाँ भी जाना होता है मैं और पापा ही जाते हैं। माँ साथ जाती हैं तो वो खास दिन होता है। दरअसल माँ को पता ही नहीं कि वे जब ढंग से सजती संवरती हैं तो हम दोनों को कितना अच्छा लगता है। जी होता है कि उन्हें देखता ही रहूं, फिर उन्हें ऐसे एकटक निहारने से मुझे खुद अपने पर शर्म आने लगती है। अभी कैश गिनकर अलमारी के ड्रॉर में डाल देना। पापा मुझे नोटों का जत्था थमा देते हैं। वहाँ से लौट कर गिनता हूँ ना पापा, मैं शादी में तैयार होने के लिए कपड़े निकालता हूँ। पापा पहले माँ को ये नोटों का ढेर थमा देते थे, पर माँ का गणित बहुत कमज़ोर है, वो हमेशा गिनने में गलती कर देती हैं। एक दिन पापा बौखला गए। रोज़ का यही हाल, अभी तेरी मम्मी से आजकल कुछ भी नहीं किया जाता, और ये काम मेरे जिम्मे आ गया। मेरे पापा डॉक्टर देवाशीष कुमार शहर के नामी डॉक्टर हैं। पापा के पास कितने सारे मरीज़ आते हैं, उनके क्लिनिक में शीरीन दीदी का दराज नोटों से भर जाता है। वे हालांकि गिनकर ही पापा को पकड़ाती हैं, पर दोबारा चेक तो करना ही पड़ता है ना। जब पहली बार इतने सारे नोट देखे थे तो कैसी चुहल सी पैदा हुई थी। नोट गिने फिर सहेजे, इतने ढेर सारे नोट। मैंने माँ से चहक कर कहा, माँ मुझे भी डॉक्टर बनना है पापा की तरह। माँ ने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे मेरे पार कहीं और देख रही हूँ।
बस फिर हल्के से मुस्कुरा दी। पापा को बताना, खुश होंगे। पापा तो हर वक्त फ़ोन पर ही रहते हैं, हर वक्त बिज़ी, हर वक्त जैसे लाम पर है। मैं पापा को लेकर गर्व से भर जाता हूँ। कितना भरोसा करते हैं उनके मरीज़ उन पर। कार ड्राइव कर रहे होते हैं तब भी फ़ोन बजता ही रहता है। अब तो लगता ही नहीं कि मेरी ये हमेशा चुप सी रहने वाली माँ भी कभी डॉक्टर रह चुकी हैं। शहर की एक नामचीन डॉक्टर, डॉक्टर देवयानी कुमार। पापा से कहीं ज़्यादा शोहरत थी जिनकी। पापा के मरीज़ों से कहीं ज़्यादा मरीज़ उनके कमरे के बाहर इंतज़ार करते थे। रात को पापा पहले खाली हो जाते, माँ को एक आध घंटा और लग जाता। सब मुझे बंसी काका ने बताया। पर एक हादसे में भैया क्या गए, माँ की दुनिया ही बदल गई। माँ ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी और घर में बैठ गई चुपचाप, एक बुत बनकर, जैसे बोलना भूल गई हूँ। फिर घर में गरीबों का मुफ्त में इलाज करने लगीं। दवाइयाँ भी अपने पास से देती, बाहर से दवा लाने के लिए पैसे भी पकड़ा देती। मैं तब बहुत छोटा था, 6 साल का। माँ बहुत चुप रहती थीं और मुझे समझ ही नहीं आता कि उन्हें कैसे खुश करूँ। कभी कभार माँ मुझे बहुत लाड़ करती, पर उनके छूने में लगता जैसे मुझे नहीं भैया को दुलार नहीं है। एक स्पर्श जो होकर भी नहीं था, पर हर चीज़ की धीरे धीरे आदत हो जाती है। माँ जैसी हैं वैसी ही हैं। और पापा, पापा तो पापा हैं, पापा से भला कैसी शिकायत। ऐसे ही माहौल में बड़ा हुआ मैं। कभी मन होता माँ से पूछूं, सच बताओ क्या प्यार करती हो मुझे, या सिर्फ भैया से ही प्यार था तुम्हें। मैंने तो सुना था माँ हमेशा बेटों से बहुत लाड़ करती हैं। बस एक ही बात याद है माँ को, जब मैं मम्मी बोला करता था। एक बार माँ ने मुझसे कहा, मुझे मम्मी मत बोला कर तू। क्यों? मैंने पूछा ज़रूर, पर माँ की आंखों में देखा तो कुछ ऐसा दिखा कि लगा इतनी सी बात पर सवाल क्यों। तब से ही माँ को माँ कहता हूँ, और सचमुच माँ मम्मी से ज़्यादा अच्छी लगती है। बस एक खुली खिली सी मुस्कान भर दिख जाए इस माँ के चेहरे पर। जब दिख जाती है तो लगता है बारिश की फुहारें उड़ रही हैं। मुस्कुराती हुई माँ बहुत भली दिखती हैं। माँ ने आसमानी रंग की साड़ी पहनी है, उसी रंग की मोतियों की माला, उसी रंग का कढ़ाई वाला कश्मीरी कैप जो माँ पर खूब फपता है। माँ जब सजकर निकलती हैं तो अलग सी दिखती हैं। चेहरे पर तेज़ आ जाता है, पर एक उदास छाया सी भी हर वक्त वहाँ पसरी रहती है। शायद माँ को आज भी भैया याद आ रहे हों। वो आज होते तो मेहता अंकल के बेटे जितने ही तो बड़े होते। दोनों क्लासमेट थे स्कूल में। फार्म हाउस यानी हमारे घर से 10-12 किलोमीटर का सफ़र। पूरे रास्ते भर माँ चुप ही रहती हैं, कुछ नहीं बोलती हैं। बस एक बार पापा ने पूछा, लिफाफा ले लिया, भूली तो नहीं। माँ ने हल्का सा सिर हिलाया, जो गाड़ी चलाते हुए पापा को दिखा नहीं। पापा का सुर थोड़ा तेज हुआ, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कैश डालकर लिफाफा देने के लिए ले लिया या नहीं। इस बार सिर के साथ माँ के होंठ भी हिले। लिया। पापा की आवाज़ कुछ धीमी हुई, बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे समझ में आएगा। तुम्हें आजकल कुछ याद नहीं रहता, इसलिए बार बार पूछना पड़ता है। देवयानी और देवाशीष नाम में क्या राइमिंग है, पर हकीकत में ऐसी अनोखी प्रजाति के माँ बाप को हर वक्त झेलना बच्चों को कैसा लगता है, ये कोई मुझसे पूछे। साथ साथ चले नहीं कि लगता है एक पतली सी डोरी पर चल रहे हैं। संतुलन नहीं साधा तो डोरी अब टूटी तब टूटी, और ये डोरी ये बड़े नहीं साधते, हम बच्चों को ही साधनी पड़ती है। दूर से ही छोटे छोटे दूधिया बल्बों की कतारें और सफ़ेद केसरिया फूलों की झालरें देख आंखों को राहत मिली। उसमें शहनाई के मध्यम सुर ने कानों को भी मरहम लगाया। इतने शोर शराबों और झगड़े झंझटों के बीच शहनाई की ऐसी सुरीली गूंज एक दूसरे ही लोक में पहुंचा देती है। सुना है भैया भी गिटार पर एक से एक सुंदर गाने बजाते थे। क्या इसीलिए मुझे अपने दोस्तों के साथ हो हुल्लड़ भरा रॉक म्यूज़िक एक प्रचंड पागलपन लगता है, और उस पर बदहवास होकर झूमते अपने दोस्त थोड़े से खिसके हुए लगते हैं। मैं उस कनफोड़ू संगीत को पसंद नहीं कर पाता, और सब मुझे मियाँ तानसेन कहकर चिढ़ाने लगते हैं। पापा ने कार को सलीके से सड़क के किनारे खड़ा किया। माँ मुझे देखकर मुस्कुराईं, ज़रा पकड़ना अभी बेटा। उन्होंने फूलों का गुलदस्ता मेरे हाथ में थमाया और बड़े एहतियात के साथ अपनी नीली साड़ी संभालते हुए उतरी। चलो। माँ ने मेरे सिर पर हाथ फिराया और मैं माँ को कंधे से घेरता हुआ आगे बढ़ चला। क्या आलीशान स्वागत था रंग बिरंगे फूलों की इंद्रधनुषी झालर से सजे धजे गेट पर।
दोनों ओर से गुलाब जल की हल्की सी फुहारें, बिना कांटों का एक खूबसूरत सा गुलाब का फूल, फूलों की पंखुड़ियों का छिड़काव हम सबको खास मेहमान का दर्जा दे रहा था। गेट के दोनों ओर एयर इंडिया के दो महाराज लाल पाग और काली मूछों में एक हाथ स्वागत की मुद्रा में सलीके से उठाए मूर्तिवत खड़े थे। अरे ये क्या? एक की झुकी हुई पलक झपकी। माँ को कोहनी से टहुका मैंने। देखो माँ, स्टैच्यू नहीं, सचमुच के हैं। हट पागल, कहकर माँ आगे बढ़ चली तो मुझे भी आगे बढ़ना पड़ा, पर मैं पीछे घूम घूम कर देख रहा था। मूर्ति बनने की कला में वे दोनों बौने माहिर थे और मेकअप करने वाले ने जिंदा इंसानों को बुत में तब्दील कर डाला था। सामने फैले विशालकाय मैदान पर करीने से कटी हुई हरी भरी घास थी। हर ओर चलने के रास्ते पर लाल कालीन बिछा हुआ। तारों भरे आसमान के शामियाने तले साटन के लिहाफ और गुलाबी फीतों से बंधी गद्दीदार 4-6 कुर्सियों के बीच आयताकार, चौकोर और षटकोण मेजें थीं। दूर एक कोने में कई सुसज्जित खंभों पर टिके ताजमहल के गुंबद के आकार में एक मंच था, जिस पर पुराने वाद्य यंत्रों के साथ कुछ गायक और वादक बैठे थे। लग रहा था जैसे किसी राजसी ठाट बाट वाले म्यूजियम में हम चले आए हैं, और जहां हर ओर आंखों को लुभाने वाली नायाब दर्शनीय इबारतें रच दी गई हैं। ट्रे में काजू, पिस्ता, बादाम, किशमिश और अखरोट सजाए सजी धजी लड़कियां घूम रही थीं। हर एक मेहमान को खास तवज्जो दी जा रही थी। माँ की आंखें हर ओर घूम गईं। फिर थकी सी आवाज़ में बोली, अरे अब तक दूल्हा दुल्हन तो आए ही नहीं, स्टेज खाली पड़ा है। पापा ने हुंकारा भरा। लगता है जल्दी आ गए हम, चलो यहीं बैठ जाते हैं, कुछ खा पी लो, नज़ारे देखो। अचानक पापा को अपने परिचित मित्र दिखाई दे गए और वे चहक कर ड्रिंक्स वाले काउंटर की ओर बढ़ गए। माँ ड्रिंक्स लेती नहीं थीं और मैं अपने माँ पापा की नज़रों में नाबालिग था। हम कुछ स्टार्टर्स लेकर बैठ गए और आसपास के अजायब घर का मुआयना करने लगे। छोटे छोटे बल्बों में सजे आकारों में कहीं झरना था तो कहीं बर्फ़ का पहाड़। वाह क्या नज़ारा था! आँखों के लिए हर कोना अलग तरह से सजा धजा था, जो बरबस ध्यान खींच लेता था। और एक कोने में सजे उस विशालकाय बर्फीले पहाड़ की चोटी पर नीले रंग में जटाजूटधारी भगवान शिव की प्रतिमा थी, वृक्षाल पहने, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू लिए, गले में सर्पमाला डाले, एक टांग पर खड़े। मैंने उस पर नज़रें टिका दी। माँ ड्रिंक्स के उस काउंटर की ओर देख रही थीं जहाँ पापा अपने दोस्तों के जमावड़े में शामिल हो गए थे। कुछ मिनटों में ही मैंने देखा, वाह वाह, भोले भंडारी ने अपना पैर बदल लिया। पहले वो दाएं पैर पर खड़े थे, अब बाएं पैर पर। माँ देखो, वो शिवजी भी सचमुच के, ही इज़ रियल। मैं लगभग चीख कर बोला। पागल है, इतनी ठंड में? पुतला है वो। माँ ने देखा और मुझे छिड़क दिया। वो नीलकंठ महादेव बल के भी झपक रहे थे। माँ को दिख क्यों नहीं रहा? माँ की दूर की नज़र कमज़ोर है शायद। हमारे सिर के काफ़ी ऊपर एक छोटा सा मिनी हेलीकॉप्टर नुमा खिलौना घूम रहा था, जैसे किसी ने जासूसी के लिए उसे रख छोड़ा हो। एक अजूबा सा दिख रहा था, धीरे धीरे चक्कर काट रहा था, मच्छर के भिनभिनाने की सी आवाज़ करता। ये क्या है भला? माँ ने मुझसे पूछा। क्या पता, मैंने कंधे उचका दिए। हमारे बगल में बैठी एक सुंदर सी आंटी ने हमारी बात सुन ली और चहकते हुए बताया, ये रिमोट ऑपरेटेड कैमरा है, ऊपर से सारे मेहमानों की तस्वीरें खिंच जाती हैं। बेटी की शादी में हमने पहली बार लगवाया था इसे 5 साल पहले, अब तो बहुत कॉमन हो गया है। कहकर उन्होंने जैसी निगाह हम तक डाली, हमें लगा हम ज़मीन में 4 इंच नीचे धंस गए हैं। कैसे बेवकूफ़ हैं हम, हमें इतना भी नहीं पता किस ज़माने में रहते हैं। वो रिमोट परिचालित कैमरा जैसे ही आगे गया, हर हर महादेव की आंखों के साथ गर्दन भी उसे देखने के लिए थोड़ा घूम गई। माँ झूठ नहीं कह रहा, ठीक से देखो, वो सचमुच का लड़का है, बाय गॉड। इस बार माँ ने भी ध्यान दिया। अरे हाँ अभी, ये तो पुतला नहीं इंसान है, सचमुच। इतनी ठंड में बीमार हो जाएगा ये, नंगे बदन खड़ा कर दिया है उसे, उफ। माँ बेचैन हो उठी। क्या कर रहे हैं ये लोग? डॉक्टर के घर में शादी है और एक बच्चे को नंग धड़ंग खड़ा कर रखा है। माँ ने सूट बूट धारी एक सुपरवाइज़र को इशारे से बुलाया, जो ट्रे में काजू पिस्ता ले जाती सुंदरियों को हिदायत दे रहा था और हर मेहमान से पूछ रहा था कि उनकी खिदमत में क्या पेश किया जाए। वो सूट बूट धारी सामने आकर खड़ा हो गया और एयर इंडिया के महाराजा की तरह अभिवादन में आधा झुककर बोला, यस मैम। माँ ने भोले भंडारी की ओर इशारा किया।
वो शिवजी बना बच्चा देख रहे हैं? सूट बूट धारी ने कुछ हैरत में कहा। यस मैम। उसे इसी वक्त नीचे उतारिए। इट्स इनह्यूमन। इतनी ठंड से निमोनिया हो जाएगा। डॉक्टर हूँ मैं, और ये डॉक्टर के बेटे की शादी है ना। ये क्या हुआ? मैंने तो सिर्फ अपनी पहनी निगाह का रुआब जताया था कि वो पुतला नहीं जीता जागता लड़का है। मैम वहाँ बर्फ़ नहीं है। सूटधारी ने अपनी गर्दन को सजा बोर्ड ठीक किया और हंसकर बोला, उसे खड़े रहने के लिए लकड़ी का पाटा है, ठंड नहीं है वहाँ। माँ ने उसे ऊपर से नीचे तक ताड़ती निगाहों से देखा, फिर फीकी सी हंसी हंसकर बोली, यही तो फ़र्क है। कपड़े पहनकर आप ये बात कह सकते हैं, वो नंगे बदन खड़ा है। बदन पर नीला रंग पोत देने से गर्मी नहीं आ जाती है बदन में, इतना तो समझते हैं ना आप। मैम दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर इवेंट, ही इज़ पेड फॉर इट मैम। पेड फॉर इट? उफ। जी मैम। हद है। डॉक्टर मेहता जानते हैं इस इवेंट के बारे में? यस मैम। सूट बूट धारी विनम्रता और धीरज की साक्षात प्रतिमूर्ति बना, अब तक एयर इंडिया के महाराजा की तरह आधा झुका था। डॉक्टर मेहता को फ़ोन करूं? उसे नीचे उतारिए अभी इसी वक्त। माँ का चेहरा तमतमा रहा था। मुझे क्या मालूम था कि माँ मेरे इस छोटे से आविष्कार को लेकर इतनी हाइपर हो जाएंगी। जी 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 नहीं, आई विल कॉल हिम। सूट बूटधारी अब कुछ अव्यवस्थित हुआ, फिर अपने को व्यवस्थित करता दाएं बाएं झांकता आगे की ओर बढ़ गया। यस मैम। मैंने माँ की पीठ पर हाथ रखा। रिलैक्स माँ, अपना बीपी मत बढ़ाओ। माँ का ब्लड प्रेशर तो शूट अप कर चुका था। अभी क्या वो दरवाजे पर एयर इंडिया के महाराजा भी जिंदा लोगों को पुतला बना के खड़ा कर रखा था? तूने कहा था ना। मैंने भी सूट बूटधारी की सी स्थिर टोन में कहा, पता नहीं माँ, आई एम नॉट श्योर। जब सामने वाला अधीरता की सीमा पार करता दिखे तो हमारे धीरज का ग्राफ अपने आप ऊपर उठने लगता है। शादी की गहमा गहमी माँ की उस अधीरता के सामने फीकी पड़ रही थी। माँ सबसे बड़ा अजायब घर थी उस समय। अर्जुन की आँख की तरह वे नीलकंठ पर एकाग्र थीं। तब तक पापा ड्रिंक के लंबे ग्लास को इस तरह थाम कर आए जैसे उनके हाथ में फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी हो। हाय गाइज, व्हाट आर यू अप टू? कुछ खा नहीं रहे? ऐसी शादी देखी नहीं होगी। एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू वांट टू हैव अंडर द सन। पापा के अंदाज में जो खनक थी और जिस तरह लहरा कर वो बोल रहे थे, लग रहा था खुमारी की शुरुआत हो चुकी है। तब तक हमारी मेज पर दो खूबसूरत कपों में सूप आ चुका था। मैंने पापा से कहा, पापा आप ले लो सूप, मैं और मंगवा लेता हूँ। पापा ने मुंह बिचकाया। यहाँ सूप पीने कौन आया है? फिर अपने जोम में मुस्कुराए। मैं भी मुस्कुराया। आखिर हम यहाँ मौज मस्ती करने ही तो आए थे। यू हैव टू ड्राइव अस बैक होम प्लीज़, पापा ने और लरज कर कहा। अरे आई हैव नेवर लॉस्ट माई सेंसेस, हैव आई? आज तक कभी अपने होशो हवास खोए हैं हमने? पापा की आंखें एक बार और पूरे फार्म हाउस का चक्कर काट आईं। देखो अब तक दूल्हा दुल्हन नहीं आए। ये है इंडियन शादी। दूल्हा दुल्हन आए ना आए हमारी बला से, बारातियों की तो शादी मन जाती है। चलो आप लोग सूप पान करो, हम सुरापान करके आते हैं ज़रा। बड़े पुराने यार दोस्त मिल रहे हैं 30 साल बाद। हा हा हा, नो जोक। माँ की निगाह में शर्मिंदगी थी। मैं चाह रहा था कि मैं वहाँ से गायब हो जाऊँ, पर वहाँ बने रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हर हर महादेव गायब हो चुके थे। बर्फ़ के पहाड़ से गंगा झरझर बह रही थी। थोड़ी देर बाद सूट बूटधारी फिर झुका और हाजिर था। मैम उतार दिया उसे। कहाँ है वो? मैम ही इज़ फाइन मैम। हाँ लेकिन मुझे उससे मिलना है। आई वॉन्ट टू सी हिम, माँ ने सख्त स्वर में कहा। माँ को आज क्या हो गया है? माँ हमेशा तो ऐसी नहीं दिखती। सूट बूटधारी अकबकाया। ओके मैम ओके। उसने मोबाइल से नंबर मिलाया, हिदायत दी। जी चलिए मैम। माँ चल दी, उनके पीछे पीछे फूल का गुलदस्ता थामे हुए मैं। रास्ते में माँ की कोई परिचित मिल गई। अपना शॉल लहराते हुए बोली, अरे अभी बेटा इतना बड़ा हो गया, और तू तू इतनी दुबली क्यों हो रही है? वैसे उनके कहने से पहले ही मुझे मालूम था कि वे यही बोलेंगी, और अगला वाक्य, तबीयत तो ठीक है ना? और डॉक्टर साहब? हाँ वो तो अपनी मंडली में चले गए होंगे। हमें पता था कि यहाँ तो देर होनी ही है, सो हम तो जी आए ही देर से। उफ, हमें क्यों नहीं पता होता है कि वे यही बोलेंगी?
उन्हें क्या माँ के खोए अंदाज और चेहरे पर चिपकी नकली मुस्कान से पता नहीं चलता कि माँ सुन ही नहीं रही, माँ का ध्यान कहीं और है। माँ तो उस सुपरवाइज़र के पीछे पीछे चलती जा रही हैं और मैं माँ के पीछे। मेरे सामने इसके अलावा चारा ही क्या था। सिर्फ एक आदमी के घुसने भर की जगह खुली थी, बाकी तीनों और कनातें तनी थीं। हम तीनों एक एक कर अंदर दाखिल हुए। बीचों बीच 4 कुर्सियां और एक गोल मेज थी। अंदर एक कतार से सबके कपड़े टंगे थे। शायद उनके जो हाथ में ट्रे लिए एक जैसी जरी के पट्टे वाली साड़ियाँ सलीके से टाँके सजी धजी घूम रही हैं। एक कोने में मृगछाल पहने नीले रंग में सराबोर एक दुबला पतला सा लड़का भोले भंडारी की छवि से निकलकर जैसे ठंड से सिकुड़कर वहाँ खड़ा था, अपने नीले बदन पर अपनी मैली कमीज़ को गले पर लपेटे। दूर से एक पुतला ही दिख रहा था जो सामने आ खड़ा हुआ तो उसके पूरे शरीर में सिर्फ 2 आँखें ही दिख रही थीं, उजली चमकती सी, जो नीली मिट्टी से सनी उसकी निर्जीव देह पर एकमात्र जिंदा चीज़ लग रही थीं। उसकी पलकें झपकने पर ही लगा कि वो मिट्टी का बेजान नहीं, जीता जागता इंसान का बच्चा है। माँ ने उसकी कलाई थाम कर उसे एक कुर्सी पर बैठाया और खुद दूसरी पर बैठी। मैंने फूल का गुलदस्ता मेज पर रख दिया, पर रखते ही लगा जैसे भगवान शिव को फूल चढ़ा रहा हूँ। मैंने वापस उसे अपने हाथ में उठा लिया। अपनी हथेली उस लड़के के माथे पर फिराते हुए माँ सुपरवाइज़र की ओर मुड़ी। कपड़े कहाँ हैं इसके, फ़ौरन पहनाइए, कैसा ठंडा बदन हो रहा है। उफ। माँ के चेहरे पर तनाव बढ़ता जा रहा है। पापा ठीक कहते हैं कि माँ बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं, अपने को डिप्रेशन में बनाए रखने का बहाना ही ढूंढती रहती हैं हमेशा। सूटधारी ने घबराकर पहले उसके सिर से जटा उतारी, फिर उसके गले में लिपटी कमीज़ की आस्तीन उसके बाहों में चढ़ाने लगा तो लड़के ने खुद ही उसे पहन लिया और ऐसी मुद्रा में आ गया जैसे उसे स्कूल में क्लास से बाहर निकाल दिया गया हो। जटा उतारने से मेकअप की परत माथे पर साफ दिखाई देने लगी। वो कभी माँ की ओर देखता, कभी सूटधारी की ओर, जैसे पूछ रहा हो कि मेरी गलती क्या है। ठंड लग रही थी वहाँ बेटा, माँ ने उस लड़के से पूछा तो जवाब सूटधारी से आया। मैम, बर्फ़ तो सिर्फ सामने है, पीछे थर्मोकोल है, लकड़ी। माँ ने सूटधारी को हथेली दिखाकर बरस दिया। अब लड़के ने डरे सहमे से ना में सिर हिलाया। नहीं, ठंड नहीं लग रही थी वहाँ, बोला कुछ नहीं। कुछ गर्म पियोगे बेटा? ना में उसने फिर सिर हिला दिया। मुझे शक हुआ कहीं ये गूंगा तो नहीं, पर वह सुन पा रहा था। सूप लाऊं, चाय लाऊं? मेरे मुंह से निकल गया, गरम गरम। उसने फिर सिर हिला दिया जैसे चाबी से भरा गुड्डा हो। क्या खाओगे? मैंने उसके सपाट पेट की ओर देखते हुए पूछा। पूरी भाजी, इस बार वो बोला, सूखे होंठों को जीभ से तर करता हुआ। डोंट वरी मैम, मैं अभी एक प्लेट में खाना लाने का ऑर्डर देता हूँ मैम। सूटधारी अपने गले पर बो कसता हुआ बाहर की ओर निकल गया। उसके चेहरे पर अजब सा भाव था, जैसे कह रहा हो कैसे बेढब लोगों से पाला पड़ गया। उसके बाहर जाते ही लड़के ने हिचकते हुए माँ से पूछा, मेरा पैसा नहीं कटेगा ना? माई की दवा के लिए चाहिए। माँ एक पल को रुकी, फिर पूछा, माँ बीमार हैं? इस बार उसने हाँ में सिर हिलाया। कितने पैसे की बात हुई? उसने दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को खोलकर दिखाया, एक एक उंगली जैसे एक एक हथेली हो। 5,000? नहीं, 500। वो 5 उंगलियों को खोलता बंद करता है। स्कूल जाते हो? स्कूल में स्त्री का कपड़ा देने जाता हूँ। माँ ने एकाएक अपना पर्स खोला और लिफाफे में रखे सारे नोट निकाल कर उसे थमा दिए। रख ले बेटा, आना कभी मिलने। साथ में अपना पुराना कार्ड भी, जो माँ की प्रैक्टिस के समय का विजिटिंग कार्ड था। वो मुंह बाएं देखने लगा। इतना सारा? उसकी आंखें फैल गईं। उसके साथ साथ मैं भी घबरा गया। ये क्या हो रहा है माँ को? जान ना पहचान 1000 के नोट थमा दिए इस लड़के को। इतने लंबे लंबे नोट तो उसने कभी देखे भी नहीं होंगे। तब तक वो सूटधारी आता दिखा तो लड़के ने जल्दी से मृगछाल की छाप वाले कपड़े के नीचे पहने अपने धारीदार कच्छे में नोटों को खोस लिया। मैम, खाना मंगवा दिया है, वी विल टेक केयर। उस सूटधारी के पीछे पीछे एक सुसज्जित कन्या खाने से अटी पटी प्लेट लेकर होठों पर नपी तुली मुस्कान लेकर हाजिर थी। आप लोग भी चलें। सूटधारी फिर एयर इंडिया के महाराजा की मुद्रा में झुक गया। शादी है या नौटंकी? हर कोई अपनी अदाकारी के पैसे वसूल रहा है, एयर इंडिया के महाराजा से लेकर सुंदरी बालाओं तक।
मेरी भूख तो इन नौटंकियों से मर चुकी थी। तब तक दूल्हा दुल्हन का पदार्पण हो चुका था और मंच पर उनके विराजने से पहले ही उन्हें शुभकामनाएं देने वाले मेहमानों की कतारें लंबी होती जा रही थीं। माँ ने पापा को ढूंढने के लिए इस कोने से उस कोने तक चारों ओर नज़र घुमा ली। पापा कहीं दिखाई नहीं दिए तो माँ ने कहा, चलो खाना खा लेते हैं। हमने भोजन की परिक्रमा शुरू की। उस विशाल प्रांगण के विशालकाय भोज समारोह में दक्षिण से लेकर गुजरात, राजस्थान और चीनी, इतावली, थाई से लेकर कॉन्टिनेंटल खाने के स्टॉल्स को निहार निहार कर हम दोनों अपना पेट भर चुके थे। माँ ने सलाद से और मैंने कॉर्न चीज़ पास्ता से अपनी प्लेट भर ली और बेमन से खाने पर जुट गए। माँ तो खा क्या रही थी, टूंग रही थी। मेरी ओर देखकर शायद अपने आप से कह रही थी, कैसा पैराडॉक्स है, करोड़ों की शादी और एक गरीब को ठंड खाने के 500 रुपये दे रहे हैं। यहाँ से जाकर वो निमोनिया पकड़ ले चाहे। आपने अपना कार्ड तो दे दिया है ना माँ, आपके पास आ जाएगा। मैंने कहने को तो कह दिया, पर उस भोले भंडारी की पूरी भाजी की मांग ने मेरे लिए कॉर्न, पालक, चीज़, पास्ता को नफीस छुरी कांटे से खाना दुश्वार कर दिया था। पापा अब तक नहीं आए थे। मैं अगर ना आता और पापा इसी तरह माँ को अकेला या किसी ठस सी चमकीली दोस्त के पास छोड़कर चले जाते तो माँ को कैसा लगता। ये सोचने से मैं अपने को रोक नहीं पाया। शायद इसीलिए पापा के साथ कहीं बाहर चलने के लिए माँ तैयार नहीं होती। जब मैं गर्मा गर्म गुलाब जामुन पर ठंडी ठंडी आइसक्रीम और चॉकलेट सॉस डालकर खाने बैठा तो पापा हड़बड़ाते हुए आए। अरे चलो उठो जल्दी, मैं अपनी जगह रखवा आया हूँ मिसेस देसाई के पास। चलो नए जोड़े को विश कराएं पहले। मैंने आधा खाया आधा छोड़ा और पापा की हुक्म अदायगी में अटेंशन में खड़ा हो गया। माँ ने पापा से कहा, आप खा तो लेते। पापा ने फिर उसी खुमारी में कहा, आह, इतने स्टार्टर्स खाए कि मेन कोर्स के लिए तो पेट में जगह ही नहीं बची अब। चलो बी रेडी। और हम पापा के पीछे पीछे मार्च करते चल दिए। कतार वाकई लंबी थी। कतार के करीब आर्केस्ट्रा वादक मेहमानों की फरमाइश पर पुराने वाद्य यंत्रों पर पुराने हिंदी फिल्मी गीत बजा रहे थे। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न तुम समझ सके न हम। देसाई आंटी के साथ पापा गीत की धुन पर सिर हिला हिलाकर मस्ती में झूम रहे थे। गीत खत्म हुआ तो पापा ने कहा, लिफाफा निकाल कर हाथ में रख लो। माँ ने कुछ नहीं कहा। लिफाफा कहाँ है? नहीं है, माँ ने सीधे कहा। मतलब लेकर तो चली थी तुम? हाँ, पर मैंने कहीं दे दिया। दे दिया कहीं मतलब? माँ चुप रही। माँ के असमंजस को भांप कर मैंने पापा को संक्षेप में उस भोले भंडारी की कथा सुनानी शुरू की, पर पापा बीच में ही चौंक कर बोले, यानी तुम्हारी माँ ने लिफाफा उस शिवजी के पुतले को शगुन में दे दिया? माँ की बेवकूफ़ी पर पापा इस तरह फिसफिसा कर हंसे जैसे देख रहे हों कि किसी और ने तो नहीं सुनी ये बात। क्या करना है मैडम, अब फरमाइए, पापा ने चढ़ी हुई आंखों से पूछा। माँ ने अपना पर्स खोलकर एक का चमचमाता सिक्का लगा, विघ्न विनाशक गणपति का सुनहरा उभरा हुआ चित्र बना, लाल केसरिया रंग का शगुनी लिफाफा निकाला और पापा को थमा दिया। खाली है, आप अपने वॉलेट से डाल दो इसमें जितना देना है। क्या वॉलेट से? पापा का खुमार एक बारगी जैसे उतरा। वे माँ के नज़दीक आए और बौखला कर शब्दों को चबाते हुए बोले, आर यू मैड? मैं कैश लेकर चलता हूँ कभी। क्या पागलपन हो रहा है? देखो तुम्हारे पर्स में कितने हैं। माँ ने खाली पर्स दिखा दिया। कम ऑन लेट्स गो। पापा का चेहरा अब तमतमा रहा था। उनका सारा खून जैसे चेहरे पर चढ़ाया था। मिसेस देसाई ने रोका। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं डॉक्टर साहब? सॉरी, हम कुछ भूल आए हैं मिसेस देसाई, अभी आते हैं। वी विल बैक इन अ मोमेंट। पापा ने माँ को इतनी ज़ोर से बाँह से पकड़ा कि माँ की हल्की सी चीख निकल गई। पापा माँ को लगभग खींचते हुए बाहर ले जा रहे थे। मैं तेज़ तेज़ कदमों से माँ की ओर चल रहा था कि कहीं कुछ अवांछित घटित न हो जाए। गेट पर एयर इंडिया के महाराजा बने दो बुद्ध अपनी लाल पाग और काली मूँछों के साथ अब भी विनम्रता में झुके खड़े थे। कुछ ही पलों में हम अपनी गाड़ी के सामने थे। पापा ने पहले बगल वाला दरवाज़ा खोला और माँ को उस सीट पर बिठा दिया, फिर दरवाज़ा धाएँ से बंद करते हुए अपनी ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गए। पीछे की सीट पर बैठते ही मेरा मन हुआ कि माँ के कंधे पर हाथ रखूं, पर पापा का तेवर देखते हुए मेरे हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए। पापा ने एक झटके के साथ गाड़ी स्टार्ट की और छूटते ही तीसरे गियर में डालकर गाड़ी को आड़ा तिरछा चलाने लगे। हाउ कुड यू डू सच अ फुलिश थिंग?
बात का बतंगड़ बना रहे हो, क्या फ़र्क पड़ता है? ये फूल देकर विश कर सकते थे ना। फूल? ये फूल? ये 225 रुपये का बुके। एक प्लेट की कीमत वहाँ 1500 से कम नहीं थी। गाड़ी ने एक तेज़ घुमाव लिया और हम सब एक और लुढ़क गए। पापा, तो क्या वी हैव टू पे फॉर 3 प्लेट्स? शट अप अभी, तू तो मत बोल। कार्ड्स में तो ओनली ब्लेसिंग्स लिखा था ना, माँ ने धीमे से कहा। ओनली ब्लेसिंग्स? ओनली ब्लेसिंग्स वो आम पब्लिक के लिए है, उनके अपने स्टाफ के लिए है, गरीब पेशेंट्स के लिए है, हमारे लिए नहीं, समझी? माँ अजीब सी नज़रों से पापा को देखती रही। लिफाफे के बिना ही शगुन कराई, खाली लिफाफा हमें दिखाने के लिए रख लिया। लिमिट। आखिर वो लड़का तुम्हारा कौन लगता था जिसे शगुन के पैसे थमा आई हो तुम? हैं, बोलो प्लीज़। माँ ने पापा को चुप कराने की कोशिश की। अपने फितूरों में चलती हो तुम, हमेशा, हर वक्त। मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारे इस टेंट्रम्स से। माँ ने ऐसी आंखों से देखा जैसे सब कुछ बिना शब्दों के सिर्फ आंखों से ही कह डालेंगी। जहाँ जाती हो एक ना एक तमाशा खड़ा कर देती हो और यू थिंक कि दुनिया को बदल डालोगी। माँ चुप रहीं, पर मैंने देखा उनका पूरा शरीर थरथराने लगा था। एंड बाय द वे, वो मेरे पैसे थे, माय मनी, माय हार्ड अर्नड मनी। 1 मिनट नहीं लगाया और 5,000 उसे पकड़ा दिए। 5,000 बगैर मुझसे पूछे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाढ़ी कमाई के पैसों को इस तरह एक 2 टके के लड़के पर उड़ाने की? माँ ने स्टीयरिंग पर हथेली दबा दी। गाड़ी तेज हॉर्न के साथ हिचकोले खाने लगी। हाँ, पैसे, तुम्हारे पैसे, शर्म आती है कहते हुए माँ चीख रही थी। यही पैसे थे ना तुम्हारे, जब नोटों के बंडल भरकर ले गए थे सिद्धू को मेडिकल में एडमिशन दिलाने, डॉक्टर बनाना चाहते थे उसे। माँ की रोती हुई या चीखती हुई आवाज़ में फ़र्क कर पाना मुश्किल था। माँ काँप रही थी। नहीं बनना चाहता था वो डॉक्टर, नहीं करनी थी उसे मेडिकल की पढ़ाई। माँ की आवाज़ उनके भीतर की सारी पसलियों को चीरते हुए एक दबे हुए विलाप की तरह बाहर आ रही थी। तुम्हारे पास ये नोट, ये तुम्हारी गाढ़ी कमाई के पैसे ना होते तो मेरा बेटा आज जिंदा होता। तुम्हारे नोटों ने मेरे बेटे की जान ले ली। आज मेरे बेटे की शादी हो रही होती। वो इस तरह बिजली के खंभे से टकरा कर अपनी जान नहीं देता। बाप नहीं, हत्यारे हो तुम। मार डाला तुमने उसे, आज मेरा बेटा जिंदा होता। और माँ ने चलती गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया था। अचानक ब्रेक लगा और माँ की देह आधी गाड़ी के भीतर और आधी बाहर झूल रही थी। मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था। मेरे सामने एक तिलिस्म टूट रहा था। यानी सिद्धार्थ भैया की मौत एक हादसा नहीं, खुदकुशी थी। मेरे सामने जाले छट रहे थे और गहरा रहे थे। घर जाकर माँ को होश आ गया था, पर वो बेहोश पड़ी रहीं। घर पहुंचकर मैंने नोट नहीं गिने। मैं माँ के पास ही बैठा रहा। माँ ने मुंदी हुई आंखें खोलीं। मेरे कंधे पर उन्होंने हाथ रखा। वो स्पर्श आज मैं महसूस कर पा रहा था। मैंने उनकी हथेली को अपनी हथेली से ढक दिया। अभी आप सुन रहे थे लेखिका सुधा अरोड़ा जी की लिखी हुई एक सघन अनुभूति की कहानी, बुद्ध जब बोलते हैं। उम्मीद है कहानी ने आपके मर्म को छुआ होगा। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।